पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल हो चुका है। उसकी पैदा की गई आतंकी फैक्ट्री उसी की जमीन पर विस्फोट कर रही है। जिन्ना लैंड पूरी दुनिया में जिस तरह से उसका ढाल के इस्तेमाल कर असीम मुनीर ने पाकिस्तानी जनता को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। भारत के हाथों लगातार मार खाने और पाकिस्तानी जनता को गुमराह करने का पाकिस्तानी जनरलों का लंबा इतिहास रहा है। इसी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश। पाक जनरलों का इतिहास, दोगलेपन, धोखे का नस नस में वास। हिंदुओं से नफरत और जिहाद, सनक से बर्बाद किया पाकिस्तान। अयूब खान से लेकर असीम मुनीर, भारत से नफरत का दस्तूर। चाहे भारत से जंग, हर नाकामी छुपाने का जुनून। सीज फायर के बाद भी हमले, कायरता, वादा खिलाफी उछले। पाकिस्तानी जनरलों की फितरत, लड़ाई मोल लेने की आदत। पाकिस्तान की आजादी के चंद साल बाद जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा का तख्ता पलटकर जिन्ना लैंड में सैन्य तानाशाही का आगाज किया। अयूब खान ने भारत और हिंदू विरोधी बयानों से पाकिस्तान में हिंदुस्तान विरोधी जो बीज बोए, तो अपनी कुर्सी पर आंच देकर पाकिस्तानी सेना के जनरल हर बार उसी ढर्रे पर आतंकवाद को हथियार बनाते चले गए। चंद रोज पहले तक जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान में खलनायक बन चुके थे। पाकिस्तान की अस्थिरता का ठीकरा उन पर फूट रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भीषण मार खाकर भी पाकिस्तान में असीम मुनीर हीरो बना हुआ है। एक बार फिर पाकिस्तान में खेला जा रहा षड्यंत्र का ये खेल आजादी के बाद से पाकिस्तान में कई बार दोहराया जा चुका है। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से तोप दागी गई और ड्रोन अटैक किए गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत के साथ जंग करना चाहते हैं। मुनीर से पहले भी पाकिस्तान में ऐसे कई जनरल हुए जिन्होंने भारत से जबरन लड़ाई बोल ली और मुंह की खाई। मुनीर खान को साफ तौर पर पता है कि उनकी कुर्सी तो गई, अभी किसी प्रकार से उनकी कुर्सी बच नहीं सकती। 65 में अयूब खान ने हिंदुस्तान को ललकारा था, उनकी कुर्सी गई। 71 में याहिया खान ने हिंदुस्तान को ललकारा था, कुर्सी गई। अभी मुनीर खान की कुर्सी तो 100% गई है। जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी साजिश कर लें, जंग या नो जंग, उनको कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में उनका अपना अवाम उनके खिलाफ हो चुका है, उनके अपने ऑफिसर्स खिलाफ हो चुके हैं, अपनी सेना खिलाफ। कहा जा रहा है कि इस दौरान 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया है, 10,000 से ज़्यादा सैनिकों ने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन किस लिए किया है? क्योंकि वो मुनीर आसिम मुनीर के ऊपर उनको किसी प्रकार का भरोसा नहीं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर आसिम मुनीर हैं कुर्सी पर तो सुरक्षित नहीं है। इमरान खान ने भी कहा कि जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को किया है, ये केवल और केवल आसिम मुनीर का एक किस्म से गिफ्ट है पाकिस्तान को। आपको बताते हैं उन पाकिस्तान के आर्मी जनरलों के बारे में जो अपनी करतूतों, अय्याशी और मंसूबों को पूरा करने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी सेना के जनरल अयूब खान तख्ता पलटकर खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। यही पाकिस्तान का वो जनरल था जिस पर 1965 की जंग में हार का बड़ा धब्बा लगा है। खैबर पख्तूनख्वा के रिहाना में अयूब खान का जन्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री से पढ़ाई की। इसके बाद अयूब खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में एक रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड थे। भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए। 1948 में मेजर जनरल और 1951 में पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1954 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बन गए। राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान निरस्त कर अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया।
अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को ही सत्ता से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इस तरह पाकिस्तान को मिला पहला सैन्य तानाशाह। राष्ट्रपति बनने के बाद कराची के अपने घर में अयूब खान मीडिया से बात कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उनसे भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम शांति से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हमें गंभीर कदम उठाने पड़े तो इसका जिम्मेदार भारत होगा। भारत को लेकर अयूब खान के ऐसे कड़े रुख के कारण पाकिस्तान ने 1965 की जंग छेड़ दी थी। जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक जा घुसी। अयूब खान ने अपने सैन्य अफसरों से कहा था, सही समय और सही जगह पर 2-4 घातक हमलों के आगे हिंदू हौसले टिक नहीं सकते, इसीलिए हमें ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसका ये कैलकुलेशन बेबुनियाद था और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। याहिया खान पाकिस्तान का सबसे युवा जनरल था और इसी की तानाशाही में पाकिस्तान को 1971 में भारत के हाथों भीषण हार का सामना करना पड़ा। याहिया खान और सैम मानेकशॉ अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दूसरे विश्व युद्ध में साथ लड़ाई लड़ी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा ब्रिगेडियर बने। 40 साल में सबसे युवा जनरल बने। 1965 जंग में भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमान संभाली, लेकिन यह ऑपरेशन फेल रहा। 1965 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1969 में अयूब खान ने भारी दबाव में पाकिस्तान की सत्ता याहिया को सौंप दी और मार्शल लॉ लगा दिया। 1971 की जंग में भारत से मिली हार के बाद याहिया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने याहिया को हाउस अरेस्ट में रखा और 1980 में उसकी मौत हो गई। दरअसल राष्ट्रपति अयूब खान जनता की नाराजगी झेल रहे थे। ऐसे में मार्च 1969 में कमांडर इन चीफ याहिया खान ने उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया और खुद राष्ट्रपति बन गए। कई महिलाओं से दोस्ती होने के कारण याहिया खान को लेडीज मैन कहा जाता था। उनकी बेहद करीबी महिला मित्र थी बेगम अकलीम अख्तर, जो एक पुलिस अफसर की बीवी थी और जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां को याहिया नूरी कहकर पुकारते थे। वो भी याहिया को सरकार कहती थी, लेकिन अकलीम को ये पसंद नहीं था। एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के दौरे पर थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी, क्योंकि याहिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तब जनरल रानी उन्हें बाहर लाने के लिए गई तो उन्होंने याहिया को बिस्तर में पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ देखा। याहिया खान बहुत ही रंगीले आदमी थे। उन्हें शराब पीने का शौक था। सब जानते थे कि याहिया शाम 8 बजे से शराब पीना शुरू कर देते हैं। 10 बजे तक वे बेकाबू हो जाते थे। 1971 की जंग से करीब 10 दिन पहले पार्टी कर रहे याहिया शराब के भयंकर नशे में थे। इसी दौरान उन्होंने न्यूयॉर्कर मैगजीन के अमेरिकी जर्नलिस्ट बॉब शैपली के सामने भारत पर हमला करने की बात उगल दी। याहिया की मंशा 3 दिसंबर 1971 को सच साबित हुई। इस दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला शुरू कर दिया। इसके बाद भारत के पीएम इंदिरा गांधी ने जंग का ऐलान कर दिया। जब पाकिस्तान जंग हार गया तो राष्ट्रपति याहिया खान को भाषण देने तक से रोक दिया गया, क्योंकि वो भयंकर नशे में थे और कुछ भी बोल सकते थे। जनरल जिया उल हक ने उन्हें आर्मी चीफ बनाने वाले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को ही फांसी तक पहुंचा दिया। और ये तब हुआ जब जिया उल हक जुल्फिकार अली भुट्टो के बेहद करीबी रहे थे। पाकिस्तान में जिहाद, धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जिया उल हक को ही जिम्मेदार माना जाता है। जनरल जिया उल हक ने आर्मी चीफ बनाने वाले भुट्टो को ही फांसी तक पहुंचा दिया। जिया उल हक का जालंधर में जन्म हुआ। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में तैनात थे। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी आर्मी में चले गए।
1965 और 1971 की जंग में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिया उल हक ने जॉर्डियन सैनिकों को ट्रेनिंग दी। उनके साथ फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया। पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में जिया को लेफ्टिनेंट जनरल और 1976 में आर्मी चीफ बनाया। 1977 में जिया ने ऑपरेशन फेयर प्ले चलाकर भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। 1978 में राष्ट्रपति बन गए और पाकिस्तान के इस्लामीकरण का दौर शुरू किया। 1969 से 1987 तक आईसीआई चीफ भी रहे। 1988 में एक प्लेन क्रैश में जिया की मौत हो गई। दरअसल जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बने, तब जिया उल हक उनके बेहद करीब थे। भुट्टो ने नियमों और आर्मी रैंक्स को ठेंगा दिखाते हुए जिया को आर्मी चीफ बना दिया। बदलते वक्त के साथ जनरल जिया और भुट्टो के रिश्ते खराब हो गए। साल भर बाद जिया ने उन्हीं भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया, जिन्होंने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था। जिया ने मार्शल लॉ लागू कर खुद को राष्ट्रपति और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक घोषित कर दिया, यानी जिया सैन्य तानाशाह बन गए। जिया उल हक चालाक आदमी थे, लेकिन वो शराफत का दिखावा करते थे। भुट्टो कभी उनको पहचान नहीं पाए। भुट्टो अक्सर जिया को बंदर कहा करते थे, जिस पर वो हमेशा हंस देते थे, जबकि उस वक्त जिया आर्मी चीफ थे। जिया ने भुट्टो की तौहीन को हमेशा दिल में दबाए रखा और बाद में बदला लिया। जिया तख्ता पलट करने तक नहीं रुके। उन्होंने भुट्टो को एक हत्या के मामले में जेल में डलवाया और रावलपिंडी की जेल में फांसी पर लटकवा दिया। हालांकि ये फैसला कोर्ट ने सुनाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि मार्शल लॉ और तानाशाही में क्या होता है। आतंकवाद का पिता। पाकिस्तान में जिहाद, धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जिया उल हक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस दौरान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया, मुजाहिदीन भेजे। इसके लिए अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से फंड मांगे। जब फंड मिल गया तो जिया ने अफगानिस्तान के अलावा भारत के जम्मू कश्मीर में भी जिहाद शुरू कर दिया। जिया और उनके साथियों ने भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। जिया की मौत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वो असली गुरु था। उसने अमेरिका को चकराया, उसने रूस को नचाया और हमें सताया। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका से मिले फंड और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जिया और उसकी गैंग ऑफ 4 ने अपनी जेबें भरी। इस गैंग में जिया के साथ जनरल रहीमुद्दीन खान, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर शामिल थे। 2022 में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर के सीक्रेट खातों में करीब 300 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा हुआ था। जिया उल हक के कार्यकाल को पाकिस्तान में इस्लामीकरण का दौर माना जाता है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कहा था, इन सभी पार्टियों को इस्लाम के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इस्लाम पर कायम रहकर ही जिंदा रहेगा। इसी तरह जिया ने इस्लाम की बिना पर बनाए विवादित हुदूद अध्यादेश लागू कर दिए। इन अध्यादेशों के मुताबिक कोई महिला अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो उसे अपने साथ हुए दुराचार के 4 चश्मदीद मर्दों को पेश करना होगा। जिया उल हक ने जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, लगभग वही काम परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ किया। नवाज शरीफ ने कई सीनियर अफसरों को दरकिनार कर मुशर्रफ को पाकिस्तानी सेना का जनरल बनाया, लेकिन कारगिल साजिश रचने के बाद उसी ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आज पाकिस्तान में जनरल बने बैठे असीम मुनीर को भी ठीक इसी तरह शहबाज शरीफ ने किनारे से उठाकर जनरल बनाया, लेकिन मकसद में नाकाम हो जाने पर असीम मुनीर लकीर के मुताबिक उसी तरह आतंकवाद और अशांति बढ़ाकर अपनी कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान ने कारगिल की जंग हारी। परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुए थे। मुशर्रफ का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान चला गया। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 1971 की भारत पाक जंग में लड़ाई लड़ी। परवेज मुशर्रफ 1998 में पाकिस्तान आर्मी चीफ बने। 1999 में पाक आर्मी ने कारगिल में घुसपैठ शुरू की।
इस जंग में हार मिली उन्हें। मुशर्रफ 7 साल तक पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस कमांडो ग्रुप में रहे। इस दौरान सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना पर हमला किया, नाकाम रहे। अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ से सत्ता छीनी, खुद राष्ट्रपति बने और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। 2008 के चुनाव में मुशर्रफ की पार्टी हार गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2010 में उन पर चल रहे मुकदमों के कारण चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। मुशर्रफ इलाज कराने के लिए दुबई गए, जहां 2023 में उनकी मौत हो गई। फरवरी 1999 में भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने शांति समझौता किया, लेकिन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को ये मंजूर नहीं था। मुशर्रफ ने ऑपरेशन कोह-ए-पैमा लॉन्च किया। बर्फबारी के कारण खाली हुई कारगिल सेक्टर की भारतीय चौकियों पर पाक सेना ने कब्जा कर लिया। जब भारत को इसका पता चला तो आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर पाकिस्तान को कारगिल से खदेड़ा। जानकारों के मुताबिक कारगिल जंग शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले परवेज मुशर्रफ ने एलओसी पार कर भारतीय सीमा के 11 किलोमीटर अंदर रात बिताई थी। ये भी कहा जाता है कि कारगिल की प्लानिंग के बारे में परवेज मुशर्रफ और उनकी गैंग ऑफ 4 यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, जनरल महमूद, ब्रिगेडियर जावेद हसन को ही जानकारी थी। पीएम नवाज कारगिल जंग में हार का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ को मानते थे। नाराज नवाज ने ऐलान किया कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर रहे हैं। जब ये ऐलान हो रहा था तब मुशर्रफ कोलंबो से कराची आ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार थे। जैसे ही फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पहुंची, उसे लैंड करने से मना कर दिया गया। ऐसे में मुशर्रफ ने अपने वफादार और कराची आर्मी डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल मलिक इख्तियार अली खान से रेडियो पर संपर्क किया। इसके बाद मलिक ने कराची एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। फ्लाइट लैंड हुई। इसके बाद वो आर्मी कोर हेडक्वार्टर पहुंचे। देर रात मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, यानी मुशर्रफ सैन्य तानाशाह बन गए। मुशर्रफ की वजह से ही नवाज को मुल्क छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में मुशर्रफ को भी पाकिस्तान से भागना पड़ा। इमरान खान ने पद से हटाया तो मुनीर ने जेल भिजवा दिया। आईएसआई चीफ रहते हुए आसिम मुनीर पाकिस्तान की तत्कालीन पीएम इमरान खान की पत्नी बिशरा बीवी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना चाहते थे। इसी बात से नाराज इमरान खान ने मुनीर को आईएसआई के चीफ पद से हटा दिया। तभी से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई, जिसका अंजाम इमरान खान को अपनी सत्ता गंवाकर और जेल जाकर चुकाना पड़ा। हालांकि इमरान के बाद जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने तो उन्होंने 2022 में मुनीर को सीधे आर्मी चीफ बना दिया। इतना ही नहीं, उनका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। 2024 के प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान भी आसिम मुनीर ने इमरान खान को कमजोर करने के लिए उनके सभी समर्थकों को आर्मी से निकाल दिया था। खुद इमरान खान भी मुनीर पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा चुके हैं। 2019 में जब भारत के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ, उस समय मुनीर आईएसआई चीफ थे। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। मुनीर पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप है। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। कहा जाता है कि इसका बदला लेने और भारत पर अटैक करने की सिफारिश मुनीर ने ही की थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हफ्ते भर पहले मुनीर ने कहा था, हम हिंदुओं से हर मायने में अलग हैं। हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, विचार, महत्वाकांक्षा सब अलग है। इसी के चलते 2 नेशन थ्योरी बनी, हम 2 अलग देश हैं। इन लाइनों से मुनीर की हिंदुओं से नफरत की बानगी झलकती है। किसी प्रकार का अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान का रिएक्शन जो है इस पर फिक होगा। उनको लगता था कि पिछली बारी तक हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा सीमित होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर। उनको नहीं था मालूम कि हम पाकिस्तान के हार्टलैंड के ऊपर हमला करेंगे, पंजाब के ऊपर हमला करेंगे, बलूचिस्तान के जहाँ उनके न्यूक्लियर एसेट्स है वहाँ हमला करेंगे, किराना है। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि हम जो 9 टेररिस्ट हब्स हैं उनको बर्बाद कर पाएंगे और उनके सारे एयरफील्ड को बर्बाद कर पाएंगे। उनको किसी प्रकार से 1% भी इसका अंदाज़ा नहीं था। अगर इसका अंदाज़ा होता तो जो मुनीर खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, जो ट्रिगर था पहलगाम का,
किसी प्रकार से इस माफी का भाषण नहीं देते। उन्हें पाकिस्तान का मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। मुनीर की शुरुआती पढ़ाई किसी आर्मी स्कूल में नहीं बल्कि मदरसे में हुई है। मुनीर ने सऊदी अरब में पोस्टिंग के दौरान कुरान की सभी आयतें याद कर ली थी। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाक के बीच बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे बड़े खलनायक बनकर उभर रहे हैं। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग मान रहे हैं कि भारत पाक के बीच युद्ध जैसी स्थिति के लिए मुनीर ही जिम्मेदार हैं। आज 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान इतना कमजोर नजर आ रहा है तो उसके पीछे भी मुनीर को ही कारण बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसके कारण पाकिस्तान को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।